तो बालक और बालिकाएं सभी को नमस्कार। और आज का जो अपना है वो अपन देखते हैं बोर्ड जो है 12th वो अपने नज़दीक है और उसको नज़दीक देखते हुए अपन जो भी है बोर्ड के नज़दीक क्वेश्चन वो आपके सामने है। देखते हैं क्या होता है, कितने टॉपिक हैं अपने पास बायो के अंदर और उन टॉपिकों में से कौन कौन से ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 2024 बोर्ड के आधार पर। पहला जो चैप्टर है वो है पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन जो है वो कितने नंबर का है? 5 नंबर का है। पहली बात अपन करें कि ये जो पहला चैप्टर जो आपके है एनसीईआरटी का, ये एनसीईआरटी का चैप्टर जो है वो कितने नंबर का है? 5 का। ये 5 नंबर से कहाँ से पूछे जाते हैं ज्यादा? पहला है लघु बीजाणु व गुरु बीजाणु जनन क्या होता है, इसके बारे में पूछ के आपको 5 नंबर वो प्राप्त कर सकता है। दूसरा है प्राकरण क्या है और प्राकरण में स्त्री केसर का बारे में भी आपको पूछ सकता है। इसका संकरण जो डायग्राम है, इसकी क्रियाविधि है, किस प्रकार से ये बनता है, ये सारी चीजें आपको ये पूछ सकता है। दूसरा है दोहरा निषेचन क्या है और प्राकरण जो प्राकरण कोशिका है उसके बारे में पूछ सकता है। प्राकरण कैसे होता है, प्राकरण कितने प्रकार के होता है, प्राकरण की जो सेल है उसका डायग्राम पूछ सकता है, उसमें कितनी कोशिकाएं होती है, ये सारी बातें आपसे पूछ के वो 5 नंबर प्राप्त कर सकता है। दूसरा है भ्रूण कोष क्या होता है तथा भ्रूण कोष में क्या होता है, तो ये भी आपको अंतर में पूछ सकता है। भ्रूण कोष तथा भ्रूण कोष क्या होता है, तो ये आपको जानकारी इसके बारे में होनी चाहिए। चैप्टर एक टॉपिक है अपने पास 4 और इन चारों के बारे में आपको पता होना चाहिए बोर्ड देने से पहले। दूसरा जो चैप्टर है अपना है मानव जनन, और मानव जनन बहुत सिंपल चैप्टर है, 4 नंबर का है मात्र। पूछा क्या जाएगा इसमें पुरुष और मादा का जनन तंत्र के बारे में। नॉर्मली इसके स्ट्रक्चर वगैरह पूछ सकता है, डायग्राम बनवा लेगा आपसे, या इसके जो भी है वाहिनियाँ क्या है, सहायक ग्रंथियाँ क्या है, वो चीज़ें पूछ के भी आपको ये नंबर दिला सकता है। दूसरा क्या है भ्रूणीय परिवर्तन क्या होता है, भ्रूण बनने के बाद में फर्टिलाइजेशन होने के बाद में जो एम्ब्रियो है उसका डेवलपमेंट पूछ सकता है, भ्रूण का डेवलपमेंट पूछ सकता है, भैया वो कितने महीने में क्या बन रहा है, कैसे बनता है, ये सारी चीज़ें आपको पूछेगा इसके अंदर भ्रूणीय परिवर्तन के अंदर। अगला है आवर्त चक्कर। आवर्त चक्कर की जो अवस्थाएं हैं वो अवस्था, पहले तो आवर्त चक्कर होता क्या है, कितने दिन का होता है, आवर्तत्व चक्कर ये आपको पता होना चाहिए, कितनी अवस्थाएं होती है, कितनी फेज में होता है ये पता होना चाहिए। इसके साथ साथ इसका एक इंपॉर्टेंट है भैया ग्राफ, ये ग्राफ आपको पता होना चाहिए, इसका ग्राफ बनवा लेता है। इस चैप्टर से अगर डायग्राम के क्वेश्चन आते हैं वो पुरुष और मादा का चित्र बना सकता है या फिर अपने से ग्राफ बनवा सकता है। अगला कह रहा है शुक्र जनन क्या होता है, शुक्र जनन की अवस्थाएं जरूर याद करना, कितनी अवस्थाओं में ये कंप्लीट होता है ये आपको पता होना चाहिए। अन्न जनन क्या होता है यह भी आपको पता होना चाहिए, किस में होता है और कहाँ पे होता है, ये ऑर्गनों के नाम आपको याद होने चाहिए। अगला है नर और मादा हार्मोन, इसके बारे में 1 नंबर या 2 नंबर के आपको पूछ लेते हैं। नर हार्मोन कौन है, मादा हार्मोन क्या है, नर हार्मोन का काम क्या होता है, द्वितीयक लैंगिक लक्षणों को कौन दर्शाता है, तो ऐसे जो क्वेश्चन है जो बच्चेपन वाले क्वेश्चन है वो यहाँ से हार्मोन से आ जाते हैं। अगला चैप्टर अपना तीसरा है जनन स्वास्थ्य। जनन स्वास्थ्य जो है आपके 2 नंबर का पूछा जाएगा। 2 नंबर में क्या पूछ सकता है वो गर्भ निरोधक विधियां पूछ सकता है आपको कि कौन कौन सी होती है जिसके वजह से अपन गर्भ निरोध पा सकते हैं या बच सकते हैं, प्रेगनेंसी होने से बचाव कैसे कर सकते हैं यह पता कर सकते हैं। दूसरी बातें पूछेगा वो कि गर्भवती नहीं हो रहे हैं तो क्या क्या इलाज हो सकता है उनके लिए, तो उनके लिए पात्र निषेचन तकनीक अपनाते हैं, तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए पात्र निषेचन में क्या क्या होता है, उसकी जितनी भी फेज हैं उन टाइप्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, पूछ सकता है भाई। एमटीपी क्या होता है, एमटीपी एक्ट जो है उसके बारे में आपको पता चले, और ये तो अभी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके बारे में अभी 2021 में भी एक नया संशोधन हुआ था, क्योंकि पहले जो एमटीपी थी 20 वीक में करा लेते थे, लेकिन इसको बढ़ा के अपन कितना कर दिया 24। तो वैसे ही मार्केट में ये नया है और नया जो मार्केट में है वो आपके पास नया आ सकता है, तो आ सकता है तो इस पर अपन थोड़ा और लगा लेते हैं एमटीपी क्या होता है। और 24 वीक में करने लगे, आपके एनसीईआरटी में अभी तक 20 ही पढ़े हैं, तो जो आपकी मर्जी हो लिख सकते हो, गलत कोई सा ही नहीं है। अगला कह रहा है देखो चैप्टर नंबर 4 है वंशागति तथा विभिन्नता के सिद्धांत क्या है, और ये जो चैप्टर है ये आपका 5 नंबर का है। 5 नंबर में क्या पूछेगा इसके अंदर, एकल संकरण क्या होता है, द्विव संकरण क्या होता है, ये वही है जो आपने 10वीं क्लास में पढ़ के आए हो। अलग से क्या पूछेगा सर, सहप्रभाविता, अपूर्ण प्रभाविता, उत्परिवर्तन और मेंडलवाद, ये यहाँ से पूछेगा आपको। नए ये चीजें आपको बहुत पहले से आती है, ये आती है, ये आती है, ये आती है। सहप्रभाविता क्या होता है ये
पढ़ना है आपको। अपूर्ण प्रभाविता है, यह आपको पढ़ना है। क्रोमोसोम और जीन के व्यवहार की तुलना कैसे होती है, जीन क्या दर्शाती है, क्रोमोसोम क्या दर्शाते हैं, और ये क्रोमोसोम तो इतना इंपॉर्टेंट है भैया, नीचे आके देखो। अनुवांशिक जो विकार है वो आपको पढ़ना है, मेंडलीव विकार है वो भी आपको पढ़ना है। ये अपन कहते हैं सेकंड जो है अपनी जेनेटिक्स या फर्स्ट जेनेटिक्स की बात हो गई यहाँ पे। सेकंड में से क्वेश्चन जरूर आता है, मानव अनुवांशिकी से क्वेश्चन आएगा तो वो विकार से ही क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। 5 नंबर अगर अपन को प्राप्त करना है तो ये 5 टॉपिक इसके हैं वो आपको अच्छे से आना चाहिए। अगला कह रहा है वंशागति का आणविक आधार क्या है, और ये चैप्टर थोड़ा सा 12th वालों के लिए पड़ जाता है थोड़ा मुश्किल, और ये मुश्किल जो है चैप्टर ये 6 नंबर देके जाएगा। लेकिन आपको पूछागा क्या सर अनुवांशिक कूट क्या होते हैं, इनके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। डीएनए और आरएनए कैसे होता है, डीएनए अगर आप पढ़ते हो ना इसमें तो ये अंतर वाला यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा कि अंतर बताओ। डीएनए की पैकेजिंग पूछेगा, डीएनए का संगठन आपसे पूछेगा, डीएनए की खोज किसने की भैया, डीएनए को अनुवांशिक पदार्थ बताया किसने, डीएनए के प्रकार पूछ सकता है। ऐसा का सेम टू सेम संगठन ही आपको आरएनए का पूछेगा, अंतर का क्वेश्चन नहीं आता है यहाँ पे। तो आप ये नहीं कि डीएनए और आरएनए को अपन किसी भी छोटी सी बुक से पढ़ के निकल जाएं, ये एनसीईआरटी से आपको पढ़ना है। डीएनए के बारे में किसने बताया, इसकी पैकेजिंग क्या है, सारा निर्माण की प्रोसेस आपको यहाँ से पढ़ के जानी है दोनों के बारे में, रहा या ना। अगला जो नियम है इसमें एक ग्रिफिथ का नियम या ग्रिफिथ सिद्धांत है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। प्रतिकृति तथा अनुलेखन क्या होता है, ये आपको आरएनए जब आप पढ़ोगे तो ये सारी चीज़ें आपको वहाँ मिल जाएगी। अगर आप ये कर लेते हो तो ये सारी चीज़ें आपको अपने आप हो जाएगी। डीएनए पढ़ोगे तो उस चैप्टर में बहुत सारी चीज़ें आप देखने को मिलेगा आपको, तो ये सारी चीज़ें आपकी होनी चाहिए। अपन तो क्या कि पूरी चीज़ें अपन यहाँ पे लिख नहीं सकते, ग्रिफिथ सिद्धांत अपन ने लिख दिया, प्रतिकृति अनुलेखन क्या है ये आपको इसमें आना चाहिए। लेक ओपेरोन एक और आता है इसके अंदर, वो भी आपको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है लेक ओपेरोन। जगह मैं लिख देता हूँ, वैसे तो आपको पता होगा, लेक ओपेरोन इस चैप्टर के लास्ट में आपको मिलेगा, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। स्टार है लेक ओपेरोन पे, दिखाई नहीं दे रहा, ये लेक ओपेरोन है यहाँ पे। अगला क्या कह रहा है, विकास चैप्टर है। विकास कितने नंबर का है, 3 नंबर का, बहुत छोटा चैप्टर है, 3 नंबर देखे जाएगा। बातें वही हैं जो बचपन से जानते हैं अपन, अपने पूर्वज अपन को कहानियां सुनाते हैं, वही बातें अपन इसके अंदर लिखनी है, लेकिन उसको थोड़ा नए तरीके से लिख के आनी है। क्या है, समवर्ती क्या होता है तथा समजात कौन होता है, उदाहरण सहित करना है, इनके एग्जाम्पल जरूर देखना है। समवर्ती कौन होता है, कार्य में समान, समजात कौन होते हैं, तुम्हें सब आता है, आया ना, ओरिजिन समान हो उसकी, लेकिन एग्जाम्पल आपको याद होना चाहिए। अगला कह रहा है हार्ड वेन वर्ग सिद्धांत क्या है, वो आपको देखना है। अनुकूल विकर्ण क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, यहाँ से पूछा जाता है। मानव की प्रोजता के एग्जाम्पल पूछ सकता है कि मानव की प्रोजता के एग्जाम्पल क्या है, और मानव विकास के बारे में जो है अपन सारे बंदरों की बात करेंगे, वो भी आप यहाँ से पढ़ के जाओगे तो ही आपको 3 नंबर मिलेंगे भाई। अगला जो चैप्टर है अपना 7वां क्या है, मानव स्वास्थ्य तथा रोग। और जब रोगों की बात आती है तो रोगों को तो भैया संक्रामक और असंक्रामक आधार पे बांटा गया आपकी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, तो आपको ये पता होना चाहिए। और एक जीवाणु और विषाणु के जो एग्जाम्पल है वो भी आपको याद होने चाहिए। संक्रामक कौन से है, असंक्रामक कौन से है, यहाँ परिभाषाएं नहीं बताएंगे, अपन टॉपिक का नाम है संक्रामक असंक्रामक, पता होना चाहिए। जीवाणु से कौन सा होता है, विषाणु से कौन सा होता है, कवक से कौन सा होता है, प्रोटोजोआ से कौन सा होता है, और ये अपने भी दिया यहाँ पे, तो ये सारे पता होना चाहिए। और मलेरिया चक्कर जो है, ये चक्कर आप याद कर लेना भाई। अगला है एड्स क्या है, एड्स से बचाव आपको पढ़ के जाने हैं। कैंसर क्या है, कैंसर के जो टाइप है दोनों वो याद करके जाना है। मानव प्रतिरक्षा क्या है, उतना ही इंपॉर्टेंट है भैया जितना मलेरिया है। अगला है टीका क्या है, प्रतिरक्षीकरण क्या होता है, वैक्सीनेशन जो होता है वो क्या होता है। और लास्ट में इसमें आता है ड्रग्स, मतलब अल्कोहल और ड्रग्स का कुप्रयोग क्या है। अगर आप दारू पियोगे तो क्या हो जाएगा भाई, आया ना, तंबाकू खाओगे तो क्या हो जाएगा, तंबाकू पियोगे तो क्या हो जाएगा, वो सारी बातें आपको यहाँ पढ़ के जाना है। और कितनी उम्र के बच्चों को इसकी एजुकेशन दी जाती है, शिक्षा दी जाती है, वो सारा पूछ सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो क्वेश्चन होता है ना वो अपनी मर्जी से बना सकता है भाई साहब। वो एल्कोहल का कुप्रभाव वो किसी आधार पे भी पूछ सकता है, तो थोड़ा सा आपको एनसीईआरटी से बाहर जाके भी पढ़ना पड़ जाता है कि एल्कोहल से क्या क्या हो सकता है, ड्रग्स जितने भी हैं अपन इनका सेवन करने से क्या शरीर पे क्या दुष्प्रभाव पड़ सकते हैं। तो एनसीईआरटी में उतना नहीं है इसके बारे में, लेकिन बाहर से भी आपको लिख के आना पड़ेगा। अगला है मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव, 5 नंबर का है,
छोटे छोटे सूक्ष्म जीव क्या कर जाते हैं हमारे दैनिक जीवन में, वो सारी बातें अपन को 5 नंबर दिलाती है। एंटीबायोटिक, बायोगैस, देखो एंटीबायोटिक के बारे में यहाँ पढ़ना पड़ेगा, बायोगैस कैसे बनती है यह आपको देखना पड़ेगा, सारी प्रोसेस इसकी देखनी पड़ेगी। प्राथमिक तथा द्वितीयक उपचार क्या है इसका, किसी भी स्वास्थ्य का, और किण्वन की प्रक्रिया क्या है ये भी आपको देखना पड़ेगा। किण्वन मतलब जितना भी आप अल्कोहल वगैरह यहाँ बनाना सीखते हो, ये सारी चीज़ें आपको देखना पड़ेगा। सारी घरेलू चीज़ें सीखने को आपको मिलेगी, तो ये पढ़ो, 5 नंबर आपको मिलेंगे। अच्छे नंबर का चैप्टर है, बहुत इजी है, आपको आएगा। अगला कह रहा है जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत तथा प्रक्रम क्या है। जैव प्रौद्योगिकी थोड़ा मुश्किल है, 4 नंबर देता है। हाँ, एक याद रखना बात, अगर कोई आपको चैप्टर अगर बहुत मुश्किल लग रहा है तो मुश्किल है ना, उसके नंबर भी कम है, तो घबराने की बात नहीं है। और जो इजी चैप्टर है ना उनके नंबर देखो आप कितने हैं भैया। इजी चैप्टर भैया 6 नंबर का है, बहुत सिंपल है 5 नंबर का है, बहुत सिंपल है 5 नंबर का है। डीएनए वीएनए देखना भैया 6 नंबर का आ रहा है, मुश्किल है भाई साहब 4 नंबर का आता है ना, तो बहुत छोटी छोटी बातें हैं इनमें, सारी देखनी है। जैव प्रौद्योगिकी प्रतिबंधी एंजाइम, सिंपल सा क्वेश्चन आता है, जैव प्रौद्योगिकी के संसाधनों को बताइए, और वो संसाधनों में जो है अपने सारे के सारे एंजाइम आते हैं, तो ये आपको अच्छे से करके जाना भाई साहब एंजाइमों के बारे में। CPR क्या होता है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन क्या होता है, इसके बारे में आपको देखना है, और ये कब होती है, क्यों करवाते हैं, किस लिए करवाते हैं, ये सारे कारण आपको देख के जाने हैं। पुनर्योगज DNA कैसे बनाया जाता है, कैसे तैयार किया जाता है, और इसकी क्या विधि है, यह आपको देखना है। इलेक्ट्रोपोरेसिस क्या होता है, इलेक्ट्रोपोरेसिस कब यूज की जाती है, और इसके लिए क्या टेम्परेचर होना चाहिए, क्या इसमें डाला जाता है, ये सारी चीज़ें छोटे छोटे क्वेश्चन आ सकते हैं यहाँ से। ये जो टॉपिक है ना भैया, क्लोनिंग संवाहक क्या होता है, ये तो आपको पूरा अगर देखो जाए तो इसका डायग्राम जो है आपका वो सारा देख के जाना है, कौन सा इसमें यूज किया जाता है वो सब कुछ देखना है। इसके बाद अगर अपन बात करते हैं जैव प्रौद्योगिकी के बाद एक चैप्टर आता है जैव प्रौद्योगिकी तथा उसके प्रयोग। जैव प्रौद्योगिकी 4 नंबर का है, अगर ये चैप्टर अपन को समझ में आ जाता 4 नंबर का, तो छोटे 4 नंबर अपन को और दे जाते। सिंपल से हैं दोनों चैप्टर, एक दूसरे से बहुत ज़्यादा लिंक है, और 8 नंबर देते हैं। अगर ये याद है तो अपन को ये भी याद होता है। याद क्या है, इसका तो यहाँ बनाया जाता है और इसका उपयोग किया जाता है या प्रयोग में लिया जाता है। टॉपिक क्या है सर, बीटी कपास क्या है, कैसे बनाया गया था, किस लिए बनाया गया था, क्यों बनाया गया था, और क्या आज इसका महत्व है, ये सारी चीज़ें अपन को देख के जानी है, जो अपनी एनसीईआरटी में है, फालतू की नहीं देखनी। नैतिक मुद्दे क्या है भाई साहब, जैव प्रौद्योगिकी करने के नैतिक मुद्दे क्या हैं, क्यों किया जाता है, कब चालू हुई थी, सारी जानकारियां अपन इसमें देखेंगे। और एक जो है भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके लिए चिकित्सा क्षेत्र में जो उपयोग किया गया था भाई साहब जैव प्रौद्योगिकी का, वो कौन सा है, आनुवांशिक निर्मित इंसुलिन। तो इसको अपन को छोड़ के नहीं जाना, क्योंकि स्वास्थ्य के हिसाब से अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो भैया यही बनवाएगा आपसे। अगला कह रहा है जीव तथा समष्टि क्या होता है, आपकी इकोलॉजी के जो चैप्टर है अपने 3, उनके बारे में देखो। जाति के बारे में आपको पता होना चाहिए, क्या करती है क्या नहीं करती है, सारी जनसंख्या के बारे में आपको पता होना चाहिए। अनुकूलन क्या है, समष्टि के गुण क्या है, एक समष्टि के अंदर रहने के लिए क्या क्या दशाएं होती हैं, उसके क्या गुण होते हैं, सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। 4 नंबर का ये चैप्टर है। समष्टि तथा पारिस्थितिकी की क्रियाएं कौन कौन सी होती है, किस लेवल पे ये सारी क्रियाएं होती है, उस क्रियाओं को बोलते हैं पारिस्थितिक स्तर। अगला कह रहा है पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है, 5 नंबर का है। पारिस्थितिकी की क्रियाएं NP GPP ये सारी आपको पता होना चाहिए, इनके फॉर्मूले जरूर देख लेना, कैसे इनको याद करते हैं वो भी देख लेना। अगर छोटा क्वेश्चन अगर डायरेक्ट पूछ लिया NPP और GPP फुल फॉर्म वगैरह है, इनके फॉर्मूले वगैरह है, तो भी 1-2 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं। सूची स्तंभ क्या होते हैं, ये स्तंभ आपको सब पता होना चाहिए, किसका स्तंभ कैसा बनता है, सारी बातें। खड़ी फसल और खड़ी अवस्थाएं जो है वो भी आपको पता होनी चाहिए। बहुत ईजी हैं, अगर आप इनको पढ़ोगे, एनसीईआरटी से भी अगर आप कवर करोगे तो बहुत कुछ यहाँ से सीखने को मिल जाता है। लास्ट का जो है अपना जैव विविधता तथा संरक्षण। जैव विविधता का कैसा इसका संरक्षण करें, पहले तो ये पता होना चाहिए जैव विविधता होती क्या है और इसका कैसा संरक्षण कर सकते हैं। तो जैव विविधता व संरक्षण, जैव विविधता के प्रकार, उसके क्षति का बचाव होना चाहिए। डेव टेलमिन तथा पुलिंग रिचल, इसके बारे में अपन को पता होना चाहिए। असाक्षीय प्रवणता के बारे में आपको पता होना चाहिए इस चैप्टर से। बहिस्थानीय भैया लगा लो, संरक्षण तथा शव स्थानीय संरक्षण क्या होता है, इसका तो आपको पूछा ही जाएगा इस चैप्टर में से। अगर ज़्यादातर क्वेश्चन आज तक आया है वो यही आया है, ठीक है। जैव विविधता के क्षति के बचाव वाला अगर अपन बात करें ये है।
ये सारे टॉपिक जो आपके लगे हुए हैं, तारे ही तारे आपको जो दिखाई दे रहे हैं, ये तारे ही तारे बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आपको देखना है। और एक एक चैप्टर से, जैसे मान लो अगर आपको लगता है कि सर 15 दिन बचे हैं, कैसे इनको करना है, तो करना वैसा है, एक चैप्टर उठाओ और इसमें से जो ये आपके पास टॉपिक दिए हुए हैं, इन टॉपिकों को बहुत अच्छे से करो। एक अलग ही कॉन्फिडेंस आएगा, पढ़ाएगा भी, क्योंकि लास्ट में जाते जाते अपन थक जाते हैं कि पढ़े क्या। हाँ, कोई बताने वाला ही नहीं है कि अब इसके बाद अपन क्या पढ़ें, तो बस बताने वाला मैं हूँ कि पढ़े क्या, और पढ़ना आपको है। ये टॉपिकों के अलावा अगर आपका माथा फोड़ी हो रही है कि नहीं पढ़ा जा रहा है सर हमसे, हमें पता ही नहीं है कि इस समय क्या पढ़ना चाहिए, तो इस समय सिर्फ यही पढ़ना चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना, क्योंकि बाकी सब तुम्हें आता है, तुम्हें सिर्फ ये नहीं आता है, तो सिर्फ ये पढ़ना है, और ये पढ़ के आपको 12th की एग्ज़ाम देनी है भाई साहब। और किसी के पास अगर इस टॉपिकों के नोट्स नहीं है तो वो मुझसे संपर्क करे, और संपर्क का माध्यम आपको अच्छे से पता है कैसे संपर्क करोगे। जो भी बच्चा नोट्स बोलेगा उसको अपन PDF अगर इसकी दे देंगे, तो जो भी बच्चा समस्या ग्रसित है उसकी समस्या का निवारण यहाँ से ही होगा। तो प्लीज़ इसको ज़रूर पढ़ें। थैंक यू।